हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के लेक्चर में हम लोगों ने डीपीडी ऑस्मोसिस का स्टडी किया था। डीपीडी में हमने एक इक्वेशन पुटअप की थी। डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। और इस बेस पे हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि फ्लैसिड सेल का डीपीडी क्या होता है, टर्जिड सेल का डीपीडी क्या होता है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन पे बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम नीट के लिए। अब मान लो कि हमारे पास ओपी और टीपी की वैल्यू दी गई, तो हम डीपीडी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर ओपी की वैल्यू दी गई 10 एटमॉस्फेयर, टीपी की दी गई है 5। तो क्या आ जाएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग? एक नॉर्मल क्वेश्चन की बात करें तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी एंड देन वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 एटमॉस्फेयर। क्लियर? आगे बात समझ। लेकिन इसे और अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करें, मान लो कि हमारे पास हमको 3 सेल दी गई, सेल ए, सेल बी और सेल सी। क्लियर? सेल ए, सेल बी और सेल सी, 3 सेल दी गई हम, ए बी और सी। अब इन सेल में ओपी और टीपी की वैल्यू दी गई तीनों में। ओपी यहां पर 15 दी गया, टीपी यहां पर 10 दिया गया। इस सेल का ओपी सेम है, ओपी यहां पर 15 है, टीपी यहां पर 7 है। ओपी सेल का सेम है 15 और टीपी अपने पास क्या है 5 दिया गया है। और आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है? आपको क्वेश्चन दिया गया कि यहां पर वाटर का मूवमेंट क्या होगा, वाटर मूवमेंट क्या होगा, जल का परिवहन, जल का गमन कहां होगा, किस ओर होगा। क्लियर है? अब यहां पर अपने को क्या करना पड़ेगा? यहां पर अपने को डीपीडी निकालना पड़ेगा तीनों से। देखिएगा कल का एक स्टेटमेंट याद दिलाऊं मैं आपको। तो कल स्टेटमेंट क्या था कि वाटर का मूवमेंट, जो वाटर का मूवमेंट है वो कहां से कहां होगा? तो आपने कहा था लो डीपीडी से हायर डीपीडी की ओर, कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर जल का गमन होगा। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों सेल का डीपीडी यहां पर फाइंड करते हैं। इस सेल का, सेल ए का डीपीडी क्या आएगा? सेल ए का डीपीडी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो सेल ए का डीपीडी आ जाएगा 15 माइनस 10 यानी कि 5। इसका डीपीडी आ जाएगा 15 माइनस 7, यहां डीपीडी कितना आ जाएगा 8। यहां पर डीपीडी कितना आ जाएगा 10। 15 माइनस 5 कितना आ जाएगा 10 अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन। क्लियर? इस समीकरण के अनुसार। अब इसका सेल ए का डीपीडी 5 है, सेल बी का डीपीडी अपने पास 8 है और सेल सी का डीपीडी 10 है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, किस कोशिका से किस कोशिका में वाटर का मूवमेंट होगा, ये अपने से पूछा गया। और हमारा ऊपर स्टेटमेंट है कि लो डीपीडी से हायर डीपीडी की ओर वाटर का मूवमेंट होता है। लो डीपीडी इसका सेल ए का, इससे अधिक इसका सेल बी का, इससे अधिक इसका सेल सी। क्लियर? अब अगर इसमें हम देखें तो मूवमेंट कहां से कहां होगा, ए से बी की ओर, बी से सी की ओर होगा,
ठीक है, और ए से सी में भी वाटर का मूवमेंट हो सकता है। क्लियर? यानी कि किस प्रकार से ए बी और सी का अगर देखें इस प्रकार से, अगर अपने पास मान लो कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन अपने पास सी और ऑप्शन डी। क्लियर? 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें वाटर मूवमेंट का इस प्रकार से आपको फ्लो दिया गया, ए से बी, सी से बी, ए से सी। क्लियर? दूसरा ऑप्शन में ए से बी, सी से ए, ये दिया गया। तीसरा ऑप्शन दिया गया अपने पास ए से बी, बी से सी और ए से सी। फोर्थ ऑप्शन दिया गया अपने पास बी से ए, बी से सी और ए से सी। 4 ऑप्शन दिए गए मान लो इस प्रकार से अपने पास। तो अब यहां पर क्या आंसर होगा अपना? यहां हमने क्या निकाला? हमने निकाला ए से बी, ए से बी में, बी से सी में और सी से जो ए से सी में। ठीक है, तो देखिएगा ये होगा क्या? नहीं, यहां पर ये गलत हो गया, सी से बी नहीं हो रहा, क्या हो रहा? बी से सी हो रहा, ये गलत हो गया। या ये गलत हो गया, सी से ए में नहीं हो रहा, ए से सी में हो रहा। यहां देख लेते हैं ए से बी में हो रहा है, ये बी से सी में हो रहा और ए से सी में हो रहा, ये गलत हो गया। इसमें ये वाला गलत हो गया, तो ऑप्शन अपना क्या हो गया? सी यहां पर करेक्ट हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया? इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा। अब मान लो कि हमारे पास इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगर अपन 3 की बात करें, 3 में अगर अपने पास इसी प्रकार से 3 कोशिकाएं दी गई, अब यहां पर क्या कर रहा है? पिछले वाला क्वेश्चन में देखा कि केवल टीपी वेरी कर रहा, यहां पर हम क्या कर रहे हैं? टीपी और ओपी दोनों वेरी कर रहे हैं। ओपी 20, टीपी 10, ओपी 15, टीपी 7, ओपी 25, टीपी 10, तीनों वेरी कर रहे हैं। अब हम यहां पर डीपीडी निकालते हैं, तो डीपीडी का वैल्यू क्या है? ओपी माइनस टीपी। सेल ए का डीपीडी क्या आ जाएगा? सेल ए का डीपीडी आ जाएगा 10। सेल बी का कितना आ जाएगा? सेल बी का आ जाएगा अपने पास डीपीडी इज इक्वल टू 8 और सेल सी का डीपीडी कितना आ जाएगा? डीपीडी आ जाएगा अपने पास 50। तो सबसे कम डीपीडी किसका? 8। बी सेल का कितना? 8। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि वाटर का मूवमेंट बी से किस में होगा? सी में भी होगा, बी से किस में होगा? ए में होगा। समझ में आया? बी का डीपीडी 7 है, ए का 10 है, सी का 15 है, तो लो डीपीडी किसका? बी सेल का। उससे अधिक ए सेल का, उससे अधिक सी सेल का, यानी कि बी से ए और सी दोनों में वाटर का मूवमेंट होगा। क्लियर है? तो इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन आ सकते हैं, या कंप्लीट जो है थ्योरेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि 3 सेल, क्वेश्चन में ऐसे दिया गया हो सकता है 3 क्वेश्चन, आपके पास 3 सेल A, B and C जिनका OP and TP respectively
रेस्पेक्टिवली क्या है 10 5 10 5 क्लियर और 15 10 एंड 20 10 है। क्लियर, ये तीन सेल है, तीन कोशिकाएं हैं ए बी सी, जिनका ओपी और टीपी क्रमशः 10 5 15 10 20 10 है। तो कोशिका में सॉरी जल का जो गमन है किस कोशिका से किस कोशिका में होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन तो सेम यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। आपको क्या डीपीडी, तो डीपीडी यहाँ फर्स्ट का कितना आ जाएगा, ए सेल का 5, बी सेल का आपके पास डीपीडी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और सी का भी कितना आ जाएगा आपके पास डीपीडी, सी का भी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ से हमने निकाला ए बी और सी, जो ये दे रखा वैल्यू ये निकाल दिया सीधा, तो क्या होगा हमको आंसर सीधा हो जाएगा कि बी से सी में नहीं होगा, बराबर होगा क्या, तो ए से बी में होगा और ए से सी में होगा, ए से बी में भी होगा और ए से सी में वाटर का मूवमेंट होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन के फॉर्मेट बनते सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं आज अपन टॉपिक हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल। हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल, जल विभव अवधारणा, जल विभव अवधारणा। डियर स्टूडेंट, अगर अपन इस टॉपिक की बात करें जल विभव अवधारणा, तो ऑस्मोसिस में हम लोगों ने देखा कि जो वाटर का मूवमेंट है वो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। क्लियर। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक बात करें, उष्मागतिकी के नियम के अनुसार बात करें, तो उष्मागतिकी के नियम क्या कहता है, उष्मागतिकी क्या कहती है कि हरेक अणु की, प्रत्येक अणु की, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल की अपनी फ्री एनर्जी होती, अपनी मुक्त ऊर्जा होती है, और मुक्त ऊर्जा के कारण अणु क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं, मॉलिक्यूल अपना वर्क करते हैं या मूव करते हैं। क्लियर है। स्टेटमेंट समझ में आया कि थर्मोडायनामिक उष्मागतिकी ये कहती है कि प्रत्येक अणु की, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल की अपनी मुक्त ऊर्जा होती है, मुक्त ऊर्जा के कारण वो अणु क्या करते हैं, गति करते हैं, गमन करते हैं। क्लियर है। तो अब यहाँ पर ये है कि जल की वाटर मॉलिक्यूल की जल के अणुओं की अपनी मुक्त ऊर्जा होती है, अपनी मुक्त ऊर्जा होती है, फ्री एनर्जी होती है, और इसी मुक्त ऊर्जा के कारण जल के अणु अपना कार्य करते हैं। जल के अणुओं की अपनी मुक्त ऊर्जा होती है। क्लियर। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि प्योर सॉल्वेंट का, जो प्योर सॉल्वेंट है, क्लियर, प्योर सॉल्वेंट शुद्ध विलायक की अपनी मुक्त ऊर्जा क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्या होगी, अधिकतम होगी। क्लियर। प्योर सॉल्वेंट की, शुद्ध विलायक की अपनी अधिकतम ऊर्जा होगी, मुक्त ऊर्जा होगी। लेकिन प्योर सॉल्वेंट की मुक्त ऊर्जा कितनी है, इसका एब्सोल्यूट मान, इसका वास्तविक मान जो है अपन फाइंड नहीं कर सकते, वास्तविक मान इसका फाइंड नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते। इसलिए देखिएगा डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा कि जो प्योर सॉल्वेंट है, शुद्ध
विलायक है इसकी मुक्त ऊर्जा अधिकतम 0 होती है, या ये कह लो कि शुद्ध विलायक का जल विभव 0 अधिकतम होता है। क्लियर है? क्यों है अधिकतम 0? क्योंकि हाँ प्योर सॉल्वेंट है, इसकी मुक्त ऊर्जा होती है, मैक्सिमम होती है, लेकिन उसका एब्सोल्यूट वास्तविक मान, अपेक्षित मान जो है अपन ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका जो है प्योर सॉल्वेंट का जल विभव मुक्त ऊर्जा अधिकतम कितनी दी गई है? 0 दी गई है। इसका मतलब क्या होगा डियर स्टूडेंट? आगे की बात को आप ध्यान से सुनिएगा। अगर हम प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं, सुनना जरा, अगर सॉल्यूट ऐड करते हैं तो प्योर सॉल्वेंट की मुक्त ऊर्जा का मान क्या होगा? कम। प्योर सॉल्वेंट की मुक्त ऊर्जा का मान क्या होगा? कम होगा। क्लियर? और ये मुक्त ऊर्जा का मान कम होगा तो क्या होगा? अधिकतम 0 का, तो अधिकतम 0, इसका मतलब इससे ऊपर नहीं हो सकता कभी भी। तो ये जब सॉल्वेंट मिलाएंगे तो कम होगा, कम किस ओर होगा? नेगेटिव की ओर होगा। कम किस ओर होगा? नेगेटिव की ओर होगा। इसका मतलब एक और ध्यान दीजिएगा कि विलयन का या सॉल्यूशन का अगर अपन बात करें, विलयन का या सॉल्यूशन का जल विभव हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। विभव का मान, विलयन के जल विभव का मान ऋणात्मक होगा। क्लियर है? क्योंकि यहां से आपको पता चल गया होगा। समझ में आ रहा? क्लियर? आप देखिएगा डियर स्टूडेंट, जल विभव को साइड W से डिनोट किया जाता है। किसे किया जाता है? साइड W से दर्शाया जाता है, यानी इसके लिए जो है प्रदर्शन किया जाता है साइड W से। क्लियर है? जल विभव का वाटर पोटेंशियल का मात्रक है या इसे मापने की यूनिट है, वो क्या है डियर स्टूडेंट? बार। क्या है? बार। समझ में आ गया आपको? अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, हम जल विभव को डीपीडी से मेजर करते हैं। डीपीडी से किस प्रकार समझा सकते हैं? एक और स्टेटमेंट यहां कि डियर स्टूडेंट, यहां पर वाटर का मूवमेंट, यहां पर जल का गमन अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर होगा। वाटर का मूवमेंट हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल होगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? क्योंकि देखिए, और ये कह सकते हैं, और यहां पर कई बार क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, कम ऋणात्मक मान से, कम ऋणात्मक मान से अधिक ऋणात्मक मान की ओर होगा। इस बात का भी ध्यान रखें। क्लियर है? लोअर नेगेटिव वैल्यू टू हायर नेगेटिव वैल्यू। क्लियर है? तो दोनों स्टेटमेंट को ध्यान रखें, अधिक जल विभव से कम और कम ऋणात्मक मान से अधिक ऋणात्मक मान। क्लियर है? अब देखिएगा, हमने पीछे इक्वेशन लिखी, dPd इज इक्वल टू OP माइनस TP। dPd इज इक्वल टू OP माइनस TP। तो यहां पर जो है साइड जल विभव और जल विभव का मान कब कम होगा? जब इसमें विलेय के अणु या सॉल्यूट ऐड करते हैं। क्लियर? और सॉल्यूट के कारण हमने देखा था क्या उत्पन्न होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब। क्लियर? यहां पर जो है वाटर पोटेंशियल में अगर हम सॉल्यूट ऐड करते हैं, इसके कारण जो दाब उत्पन्न होगा, देखिएगा एक और चीज, जैसे सॉल्यूट ऐड करते हैं तो इसका मान क्या होगा? ऋणात्मक होता जाएगा। इसका मतलब सॉल्यूट के कारण वाटर पोटेंशियल का मान ऋणात्मक होगा या वाटर पोटेंशियल को सॉल्यूट कम कर रहा है। क्लियर? तो सॉल्यूट के कारण यहां पर जो दाब उत्पन्न होता है उसको कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल।
या इसको सॉल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं, विलेय विभव, विलेय विभव, ठीक है। इसको विलेय विभव को साई एस से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? साई एस से। तो यहां पर साई एस किसके बराबर होगा? ओपी के बराबर होगा। ds किसके बराबर होगा? ओपी के बराबर। लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि यहां पर साई एस की वैल्यू जो है वो ऋणात्मक होगी, वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्लियर? वापस एक बार समझाता हूं। साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल है और इसमें सॉल्यूट ऐड करने पर इसकी वैल्यू कम होती है, ऋणात्मक होती जाती है। इसका मतलब सॉल्यूट इसके मान को क्या कर रहा है? वैल्यू को कम कर रहा है। क्लियर है? अब सॉल्यूट के कारण जो यहाँ पर विभव उत्पन्न होता है, जो प्रेशर होता है, उसे ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉलिड पोटेंशियल विलेय विभव कहते हैं। इसको साइड एस से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू ओपी के बराबर होगी डियर स्टूडेंट, लेकिन क्या होगी डियर स्टूडेंट? ऋणात्मक होगी। क्लियर है? दूसरा अब देखिएगा, अगर यहां पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करें, बात करें सॉल्यूशन में, ठीक है? क्लियर? यानी कि अगर कोशिका स्फीति हो रही है तो कौन सा दाब उत्पन्न होता है? टीपी, टर्गल प्रेशर। क्या? टर्गल प्रेशर। यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा प्रेशर पोटेंशियल, यहां पर होगा प्रेशर पोटेंशियल। अब देखिएगा, टर्गल प्रेशर वाटर मॉलिक्यूल के कारण जनरेट हो रहा, जल के अणुओं के कारण जनरेट हो रहा। तो यदि सॉल्यूशन में जल के अणु मिलाएंगे तो साई डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। वापस किस ओर आएगी? कम नेगेटिव मान की ओर आएगी, या ये तो जीरो की ओर आएगी, जो इसका मैक्सिमम वैल्यू, जो इसका अधिकतम मान है। क्लियर? इसका मतलब क्या होगा? टर्गल प्रेशर या प्रेशर पोटेंशियल इसके मान को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा। साई डब्ल्यू के मान को क्या कर रहा? इंक्रीज कर रहा। बात समझ में आई? अब साइड जो वाटर पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल है, इसको साई बी से डिनोट करते हैं। साई बी की वैल्यू किसके बराबर होगी? टीपी के बराबर। लेकिन यहां पर देखा होगा टीपी की वैल्यू क्या थी? ऋणात्मक थी। लेकिन यहां पर साई बी की वैल्यू क्या होगी डियर स्टूडेंट? धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी। इस बात का जरा ध्यान रखें। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका मतलब क्या कह सकता हूं? अपने पास क्या था? डीपीडी इक्वल टू क्या था? ओपी माइनस टीपी। डीपीडी किसके बराबर है? साई डब्ल्यू के बराबर। लेकिन मान इसका ऋणात्मक। ओपी किसके बराबर हो गया? साई एस, लेकिन वैल्यू ऋणात्मक। और टीपी किसके बराबर हो गया? साई बी, लेकिन वैल्यू क्या? धनात्मक। इसका मतलब साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। ठीक है? तो साई एस किसके बराबर? ओपी। साई पी किसके बराबर? टीपी। क्लियर? दोनों अगर इक्वेशन का इंटरलिंक्ड क्वेश्चन दे दिया जाए हम लोगों को साथ में, क्लियर, कि ओपी बराबर ये है, टीपी ये है, साई डब्ल्यू क्या होगा, तो हम वैल्यू जो है पुटअप करके वैल्यू पता कर सकते हैं साई डब्ल्यू का। लेकिन ध्यान रखना पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ टीपी नेगेटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है, यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। इस बात का जरा आप ध्यान रखें। क्लियर? इसके बाद तो साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी, ये एक इक्वेशन बनती है। इसके बाद ये स्टूडेंट एक और टर्म आता है मैट्रिक्स पोटेंशियल। एक और टर्म आता है मैट्रिक्स पोटेंशियल। मैट्रिक्स विभव। डियर स्टूडेंट, कोलॉइडल मॉलिक्यूल द्वारा, कोलॉइडल अणुओं द्वारा जल के अणुओं को अधिशोषित किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। मैं एब्जॉर्ब की बात नहीं कर रहा हूं, एब्जॉर्ब की बात कर रहा हूं। वैसे आप जानते हैं एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब क्या होता है? एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब, अधिशोषण और अवशोषण। केवल सरफेस की बात हो रही है कि जल के अणुओं का सतह पर अवशोषण हो रहा है तो वो एब्जॉर्ब है, और सेंटर पॉइंट तक हो रहा है वो क्या है? एब्जॉर्ब है। तो यहां पर जल के अणुओं का क्या होगा?
एड्सॉर्ब होगा, अधिशोषण होगा। किसके द्वारा? कॉलॉइडल पार्टिकल द्वारा, कॉलॉइडल अणुओं के द्वारा होगा। तो यहां पर कॉलॉइडल मॉलिक्यूल जो है उनके द्वारा जल का अधिशोषण होने पर, वाटर मॉलिक्यूल का एड्सॉर्प्शन होने पर जो विभव जनरेट होता है उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स विभव। इसको साई m से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? साई m से डिनोट करते हैं। लेकिन साई m की जो वैल्यू है वो नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर इसकी वैल्यू होती है। नेगेटिवली नेग्लिजिबल, नगण्य, नहीं के बराबर इसकी वैल्यू होती है। तो अगर आप इसको यहाँ पर पुटअप करें तो हमारा पास वैल्यू क्या बन सकती जो है, सॉरी फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साई w इक्वल टू साई s प्लस साई p प्लस साई m। क्लियर? तो ये एक इक्वेशन बन जाती है कब? जब अगर मैट्रिक्स पोटेंशियल की हम लोग बात करें। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये हमारे पास बात हो गई है वाटर पोटेंशियल जो है फिनोमेना की हाइपोथेसिस की। नेक्स्ट लास्ट बात कर लेते हैं हम एक और छोटे से टॉपिक का, इम्बाइबिशन। लास्ट बात कर लेते हैं हम एक लोग और इम्बाइबिशन, अंतःशोषण। क्लियर? अंतःशोषण क्या होता है देखिएगा डियर स्टूडेंट, सेम बात अभी वापस यहाँ पर मैं कर रहा हूँ जो मैंने मैट्रिक्स पोटेंशियल की है, मैंने जो मैट्रिक्स विभव की है। क्लियर है? होता क्या है जनरली डियर स्टूडेंट कि कॉलॉइडल जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो कॉलॉइडल मॉलिक्यूल होते हैं, फॉर एग्जांपल सेलुलोज है, प्रोटीन है, इस प्रकार के बहुत सारे जो मॉलिक्यूल है, पैक्टिन है, लिग्निन है, तो इनके द्वारा जल के अणुओं का, वाटर मॉलिक्यूल का एड्सॉर्प्शन होता है, अधिशोषण होता है। अधिशोषण होने से वो पर्टिकुलर विशेष सतह जो क्या हो जाती है? फूल जाती है, स्वेल हो जाती है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? इम्बाइबिशन। वापस सुन लीजिएगा एक बात, बहुत सिंपल सा फिनोमेना, बहुत सिंपल सी जो डेफिनेशन है बात करनी कि हम कह रहे हैं किसी भी कॉलॉइडल मॉलिक्यूल के द्वारा, कॉलॉइडल मॉलिक्यूल के द्वारा सरफेस पे, सतह पर वाटर मॉलिक्यूल का एड्सॉर्प्शन किया जाता है, अधिशोषण किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इम्बाइबिशन कहते हैं, अंतःशोषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं रेनी सीजन की बात करें, बारिश के दिनों की अगर अपन बात करें तो क्या होता है? जो डोर्स है, लकड़ी दरवाजे, खिड़कियां, दरवाजे हैं, उनमें स्वेलन आ जाता है और फूल जाता है। रीजन क्या है कि अगर बात करें अपन डोर्स की तो ये इसमें क्या होता है? सेल्यूलोज मॉलिक्यूल होते हैं, लिग्निन होता है, पैक्टिन होते हैं, तो उनके द्वारा वाटर मॉलिक्यूल का एड्सॉर्प्शन होता है। वाटर मॉलिक्यूल का सतह जो है अवशोषण होता है, समझ में आ रही? तो वो क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। दूसरा अगर बात करूं मैं जर्मिनेशन ऑफ सीड की, जर्मिनेशन ऑफ सीड की बात करूं तो सीड जो होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं किस कारण? इम्बाइबिशन प्रोसेस के द्वारा। कैसे? कि उसकी जो कोटिलेडन है, उसके जो सीड कोट होते हैं, सीड कोट के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल का एड्सॉर्प्शन होता है। एड्सॉर्प्शन होने से वो सरफेस जो क्या होती है? स्वेल हो जाती है, फट जाती है और सीड क्या हो जाता है? जर्मिनेट हो जाती है। डियर स्टूडेंट, अगर अपन बात करें मैक्रोमोलिक्यूल में तो सबसे ज्यादा जो है इम्बाइबिशन प्रोसेस किसमें देखने को मिलेगा? प्रोटीन में देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलेगा? प्रोटीन में। उसके बाद दूसरे मॉलिक्यूल जैसे सेल्यूलोज है, पैक्टिन है, लिग्निन है, ठीक है, इनमें देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन किसमें देखने को मिलेगा? प्रोटीन में देखने को मिलेगा। तो इम्बाइबिशन के क्या जो फंक्शन हुए तो हम ये कह सकते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो है एक अपना कंप्लीट टॉपिक हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन कल बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। क्लियर है? और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट एंड देन ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? थैंक यू सो मच।